कक्षा 12 के प्रिय छात्र छात्राओं, इसके अंतर्गत संबंध और फलन में हम फलनों के प्रकार, प्रचित्रण, एकैकी और आच्छादक की बात हमने किया था। आज उस चैप्टर के अंतर्गत फलनों के संयोजन की बात आज करेंगे, अर्थात दो फलनों को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं। वास्तव में जो फलनों का संयोजन है, उस परिस्थिति में जैसे आपने बात कर लिया, एक फलन में लेता हूं f such that a tends to b, अर्थात ये फलन, ये प्रचित्रण a से b में है, और दूसरा मैंने दे दिया एक फलन g परिभाषित है such that g b tends to c, अर्थात ये फलन fx और ये फलन gx। इन दो फलनों का संयोजन करना है, इन दो फलनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे आप? जैसे मैंने माना एक ये प्रचित्रण का रूप, ये फलन, ये दूसरा, ये तीसरा, अर्थात इसको मैंने क्या माना? ए माना। दिस इज ए, आल्सो दिस इज बी एंड आल्सो दिस इज सी। इट मीन्स fx जो परिभाषित है वह a से b में है, अर्थात इसका संबंध a से b के ऐसे है। दिस इज डिफाइंड एज fx। एंड जो फलन b से c में है, यह भी एक फलन है, और b से c तक का जो फलन है, दिस इज डिफाइंड एज gx। तो ये जो fx है और gx है, इन दोनों का संयोजन करना है, अर्थात एक का रिलेट इससे संयुक्त है, b इससे रिलेट है, अर्थात ये दोनों कैसे संयुक्त होंगे? अर्थात a को c से यदि रिलेट करें तो इसी को आप फलनों का संयोजन कहते हैं। अर्थात वो फलन जो संयोजन इसका होता है उसे हम GOF से डिनोट करते हैं, और GOF जो फलन परिभाषित है, प्रचित्रण परिभाषित है, वह A to C होना चाहिए। अर्थात GOF A से लेके C तक जो फलन संबंधित है, इसे ही हम फलनों का संयोजन कहते हैं। वास्तव में GOF जो फलन है, यह यहां से रिलेट कर रहा है। यह कब रिलेट करेगा, कब संयुक्त हो सकता है, इनका संयोजन कब हो सकता है? जब जो B है वह कॉमन होना चाहिए। इट मीन्स f such that a tends to b and g such that b tends to c. After that we can say GOF such that a tends to c, अर्थात GOF जो होगा वह इन दोनों फलनों के संयोजन के रूप को फलन को प्रदर्शित करेगा। और वास्तव में जो GOF होता है, GOF जो परिभाषित है, उसे कहते हैं g of fx। g of fx, यह जो दो फलनों का GOF, और इसी को मैं लिख दूं FOG, दोनों में अंतर है। ये कतई दिमाग में आप न बैठाएं कि FOG और GOF दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। GOF, FOG, यदि FOG मैं लिखूं तो FOG इक्वल टू F ऑफ GX, और ये दोनों बराबर नहीं होते, कभी बराबर हो सकते हैं किसी विशेष कंडीशन में, लेकिन आप कह सकते हैं GOF नॉट इक्वल टू FOG। एक तरह से आपको यहां से भी समझना चाहिए कि GOF FOG के बराबर क्यों नहीं होगा। यदि इनका संयोजन ही पॉसिबल होता, संयोजन कब पॉसिबल होता? जब ये देता G such that C tends to B and F such that B tends to A,
देन यहां आपका परिभाषित होता वह फलन होता एफओजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बात पर कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि दो फलनों के संयोजन की जो प्रवृत्ति है, जिसको लिखने का तरीका है, जैसे हमने जीओएफ लिखा उसको एफओजी नहीं लिख सकते। अभी आपको कुछ प्रश्न के उदाहरण के माध्यम से भी दूंगा कि एफओजी नॉट इक्वल टू जीओएफ, तो आप बातें हमारी समझ में आ जाएगी आपको। इस प्रकार से फलन के संयोजन की परिभाषा है और आपको उदाहरण के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि जीओएफ का जो मान है वो एफओजी के बराबर नहीं होता। कैसे नहीं होता? ये दो फलनों के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया एग्जाम्पल एक, fx इक्वल टू sin x एंड gx इक्वल टू e टू पावर x। अब इन दिए जाने वाले दो फलन परिभाषित है। fx एक त्रिकोणमितीय फलन है, gx एक चरघातांकीय फलन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इन दोनों से आप थोड़ा जीओएफ निकाल के दिखाइए। जीओएफ इक्वल टू क्या होना चाहिए? जी ऑफ एफएक्स। और इस जी ऑफ एफएक्स का मतलब क्या है? जी ऑफ एफएक्स, एफएक्स का मान क्या है? साइन एक्स। एफएक्स का मान क्या है? साइन एक्स। यदि एफएक्स का मान साइन एक्स है तो जी ऑफ साइन एक्स की वैल्यू बताइए। आप थोड़ा G2 बता दीजिए, अभी आपको बात समझ में आ रही। G2 बताइए क्या होगा? e टू पावर 2। इट मींस G ऑफ 2 अर्थात x के जगह आपने 2 पुट कर दिया तो e टू पावर 2 हो गया। तो मैं कहता हूं G ऑफ sin x, इट मींस वी हैव टू पुट sin x एट द प्लेस ऑफ x, अर्थात x के जगह पर आप क्या रखेंगे? sin x अर्थात e टू पावर sin x। यह आपका मान हुआ GOF का। लेकिन यहीं से यदि एफओजी आप याद करना चाहें तो देखिए क्या हो सकता है। यदि मैं लिखूं एफओजी तो एफओजी क्या होगा? दिस विल बी एफ ऑफ जीएक्स, और एफ ऑफ जीएक्स का मतलब एफ ऑफ जीएक्स की वैल्यू कितनी है? e टू पावर x। और इससे आप एक बात जरूर समझ सकते हैं, एफ ऑफ e टू पावर x का मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने समझाया G2 का मान दिए जाने वाले फलन gx में x के जगह पर 2 रखेंगे, वैसे ही हमने g ऑफ sin x में x के जगह sin x रखा। ठीक उसी प्रकार से f ऑफ e टू पावर x अर्थात जो फलन fx परिभाषित है उसमें x के जगह पर आपको e टू पावर x रखना पड़ेगा, अर्थात ये मान होगा sin ऑफ e टू पावर x। और आप देख लीजिए इन दोनों दिए जाने वाले फलनों में क्या ये दोनों फलन बराबर हैं? नहीं है, अर्थात आप कह सकते हैं एफओजी नॉट इक्वल टू जीओएफ। इस प्रकार से आप ये चीज दिखाए, यहां दिखाने का प्रयत्न किया कि एफओजी नॉट इक्वल टू जीओएफ अर्थात फलनों के संयोजन में बीच का जो मैंने एक समुच्चय की बात की वहां से रिलेशन स्थापित नहीं कर पाते तो फलन परिभाषित नहीं हो सकता। इस तरह से हम दो दिए जाने वाले फलनों का संयोजन करते हैं। किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, कोई भी फलन संयुक्त हो सकता है फलन की परिभाषाओं के अनुसार। आपका जो भी फलन परिभाषित है यदि जो पूछा जाए अलग अलग निकालिए। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहता हूं कि fx बराबर x स्क्वायर लिख दिया और gx बराबर log x लिख दिया, x क्यूब लिख दिया, जो भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां से एफओजी निकाल दीजिए। एफओजी दिस इक्वल टू एफ ऑफ जीएक्स, दिस इक्वल टू एफ ऑफ जीएक्स का मतलब कितना है? log x, और log x का मतलब कितना है? यहाँ fx परिभाषित क्या है? x स्क्वायर, दिस विल बी log x का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही आप जीओएफ को भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम फलनों का संयोजन करते हैं। एक बिंदु आज के क्लास में और मैं थोड़ी सी बात कर दूं, जिन्हें आप फलनों का एक तरह से इनवर्स फलन के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वास्तव में इनवर्स फलन क्या है? प्रतिलोम फलन, जिसे व्युत्क्रम फलन के नाम से भी जानते हैं। प्रतिलोम फलन
इनवर्स फंक्शन, जिसे आप व्युत्क्रम फलन के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम व्युत्क्रम फलन। वास्तव में यह इनवर्स आप पहले से पढ़े हैं, लेकिन किसी दिए जाने वाले फलन के और किसी दिए जाने वाले पद में बड़ा अंतर है। जैसे यदि यहां फलन परिभाषित है f such that a tends to b, अर्थात एक ऐसा फलन जो a से कहा जा रहा है b तक जा रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हैं यदि a है यह b है तो इनके रिलेशन में फलन f क्या है, परिभाषित है। अर्थात ये क्या कार्य कर रहा है, डोमेन का प्रभाव क्षेत्र जिसे कहते हैं, प्रांत जिसे कहते हैं, और बी का किसका काम करे, सप्रभाव क्षेत्र कहता है, और जो रिलेट करता है उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, परास कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि fx परिभाषित है तो यदि b डोमेन का काम करने लगे, प्रभाव क्षेत्र का काम करने लगे, और एक को डोमेन का कार्य करने लगे, अर्थात ये रिलेशन जो इधर से जा रहा था ऐसे चला जाए, इट मींस उल्टा हो जाए, इसे f इनवर्स फलन के रूप में जानते हैं। इसे फलन का हम व्युत्क्रम कहते हैं। एक तरह से प्रतिचित्रण में आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यदि a से b में एक फलन परिभाषित है, अर्थात a के सभी अवयव प्रांत कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, प्रभाव क्षेत्र कहलाते हैं, तो b के जो अवयव हैं वो डोमेन कहलाते हैं, सप्रभाव क्षेत्र कहलाते हैं। यदि a से b में आपने ये परिवर्तन किया है, वह यदि b से a में हो जाए, अर्थात रिलेशन b से a की ओर हो जाए, अर्थात b का अवयव डोमेन का काम करे, प्रभाव क्षेत्र का काम करे, प्रांत का काम करे, और a जो है सप्रभाव क्षेत्र का काम करे, तो फलन f इनवर्स परिभाषित होता है, और उसे आप कहते हैं f इनवर्स इक्वल टू b सच दैट b टेंड्स टू a। इसे हम व्युत्क्रम फलन कहते हैं। लेकिन इस व्युत्क्रम फलन में थोड़ा सा गौर करिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर b से a में जो हुआ f इनवर्स हुआ तो कब ये होगा कब नहीं होगा। फलन को परिभाषित करते समय आपको बताया गया है कि x का प्रत्येक अवयव यदि y के अद्वितीय और निश्चित अवयव से जुड़ा हुआ है तो उसे हम फलन कहते हैं। तो f इनवर्स के लिए इसका प्रत्येक अवयव इसके अवयव से जुड़ा होना चाहिए, तब यह फलन परिभाषित है। लेकिन मैं कहूं कि इनवर्स को जो परिभाषित करने का तरीका मैंने बताया, इसमें कोई अवयव यदि बचा हुआ रहता b में, तो क्या वो अवयव a से जुड़ता, नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता। अर्थात इनवर्स जो फंक्शन एग्जिस्ट होता है वह वास्तव में एकैकी के लिए और आच्छादक के लिए होता है। जैसे यदि फलन है a b c, यह 1 2 3, ये a का रिलेशन 1 से, b का रिलेशन 2 से, c का रिलेशन 3 से। यदि f है और आप इनवर्स करना चाहें तो ये होना चाहिए, तो एक रिलेट करेगा 1 से, 2 रिलेट करेगा b से, 3 रिलेट करेगा c से, अर्थात एक तरह से f बराबर आप ऐसे लिखते a1 b2 c3, तो जो इनवर्स होता है उसको कैसे लिखते हैं, ये परिवर्तित 1a 2b 3c। इसी से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, यदि ये फलन एकैकी है तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि एकैकी नहीं होता तो क्या हो जाता, सपोज करिए ये c 2 से जुड़ जाता, तो c जब 2 से जुड़ जाता तो आप देखिए तब तो ये फलन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनवर्स करते तो 2 के लिए कितने मान प्राप्त है, 2 मान, इसलिए f इनवर्स फलन ही नहीं रह जाता। और दूसरी चीज आप समझिए कि इसमें जो 3 है वो खाली है, अर्थात 3 किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात ये फलन अंतरक्षेपी है,
तो अंतरक्षेपी होने के नाते जब इन्वर्स करेंगे तो 3 का अवयव किसी से नहीं जुड़ता, इसलिए एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो भी फलन परिभाषित होता है, यदि वो फलन एकाएकी हो और आच्छादक हो, अर्थात 1-1 onto मैपिंग, 1-1 हो और onto हो तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि ऐसा नहीं है तो फलन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कैसे हम फलनों के इनवर्स को ज्ञात करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं। कोई फलन यदि परिभाषित है तो उसका इनवर्स कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसकी चर्चा करके आज का क्लास इसी को समाप्त करूंगा। आप प्रयास करें, पुराने सवालों को जो दिया गया हल करें, इसको पढ़ें। दीक्षा बुक से जो चीजें आपको मैंने प्रोवाइड कराया है, दीक्षा ऐप को अपलोड कर लें, उसमें क्लास चुनें, क्लास के आधार पर वो किताबें मिल जाएंगी, उसका अध्ययन करें, सवाल भी मिल सकते हैं, वीडियो मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको एक जो पीडीएफ फाइल मैंने भेजा वहां से भी सवाल मिल सकते हैं, प्रयास करिए। उसमें जैसे मान लीजिए fx इक्वल टू मैंने कह दिया 2x + 1 और एफ इनवर्स x लिखना चाहते हैं, इसका क्या होगा। तो वास्तव में इस फलन को y मैंने माना, y बराबर 2x + 1, तो y - 1 इक्वल टू 2x या x इक्वल टू y - 1/2, x इक्वल टू y - 1/2। जो आपने मान प्राप्त किया है, यही x इक्वल टू y - 1/2 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वह आपके इनवर्स फलन के रूप में होगी। अर्थात इस दिए जाने वाले फलन का जो इनवर्स फलन होगा, या इनवर्स x का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा y - 1/2 की x के रूप में है, तो x - 1/2 यह आपके दिए जाने वाले फलन की परिभाषा होगी जो एफ इनवर्स के एग्जिस्टेंस को प्रस्तुत करेगा। आज बस इतना ही, शेष अगले क्लास में आगे की तरह। धन्यवाद।